जी क्वेश्चन आपके सामने एक दो मिनट लगाकर क्वेश्चन की ज़ियारत कर लें, ठीक है। क्वेश्चन को रीड आउट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को साथ साथ मैं भी रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और अगर आप लोग कहते नहीं पहले हमने खुद रीडिंग करनी है तो वीडियो को पॉज कर लें, तो वीडियो को पॉज करने के बाद तसल्ली से रीडिंग कर लें। एक दो बार क्वेश्चन को कम से कम रीड किया करें। एक बार रीडिंग करने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये पक्की बात है। दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी। अगर तीन बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेंगे तो फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या कम से कम दो बार तो रीडिंग करनी है और फिर बार बार हर एक लाइन को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से रीड करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार ही फर्स्ट टाइम में रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन पर फौरन जंप नहीं करना, क्योंकि हम पहली रीडिंग करके चीज़ें मिस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास सुपीरियर एंटरप्राइजेज अगेन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, ठीक है। ये उनकी ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी आ गई और उसके पैसे आ गए। क्वांटिटी परचेज इतनी की और उसकी इनवॉइस वैल्यू यानी कि परचेज कॉस्ट ये है। कुछ ड्यूटीज़ है रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल। उसके बाद सेल्स, इतनी चीज़ें हमने बेची, कितनी पैसों की बेची, ये आगे उनकी अमाउंट आ गई, उनकी वैल्यू आ गई। एडजस्टमेंट नंबर 1, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू कंपनी गोडाउन आर ₹100 पर यूनिट। इसका मतलब ये है जब हमने कोई चीज़ें खरीदी होंगी तो हमने सप्लायर से लेकर गोडाउन तक लाने के लिए क्या किया, पर यूनिट, हर एक यूनिट पर ₹100 दिए। हर एक यूनिट पर कितने रुपीस दिए, ₹100 दिए। इसका मतलब ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्लान कर सकते हैं। जो जो चीज़ें जिस जिस हद तक समझ आ रही हैं उस हद तक आप साथ साथ हिंट लिखते रहें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बार बार चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। सेकंड, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम कंपनीज गोडाउन टू कस्टमर प्रेमिसेस। इस इंग्लिश का मतलब क्या है, ये वो अब ट्रांसपोर्टेशन खर्चे होंगे जो कंपनी के गोडाउन से कस्टमर के प्रेमिसेस में जा रहे हैं। इसका मतलब हम कोई चीज़ें जब बेच रहे होंगे तो ये हमारे पास कैरिज आउटवर्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरिज आउटवर्ड बनेगा, यानी कि ये चीज़ें बेचने का खर्चा है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई, चीज़ें खरीदने का खर्चा। और ये क्या आ रही है, कंपनीज गोडाउन से कस्टमर के प्रेमिसेस में चीज़ें जा रही हैं। और कंपनी के गोडाउन से कस्टमर के प्रेमिसेस में चीज़ें कब जाएंगी, जब चीज़ें हम बेचेंगे। तो ये जो हमारे पास ₹150 पर यूनिट आया, ₹150, ये जो पर यूनिट है ये बेचने का खर्चा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है, साथ हम लिख लिया सेलिंग कॉस्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट 3, 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ए। इसका मतलब एक एडजस्टमेंट मिल गई जो आइटम ए में होगी, जो प्रोडक्ट ए में एक एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट क्या है, 25% जो आइटम ए, जो प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 25% डैमेज होगा। क्यों डैमेज होगा, क्योंकि मिस हैंडलिंग थी, ठीक है। एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट ₹60 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अब वो कितने का बेचा जाएगा, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो अपनी सेलिंग प्राइस का 60% पर बेचा जाएगा। यानी कि यहां से एक NRV की इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए को मैंने स्टार लगा लिया कि इसकी एडजस्टमेंट मुझे करनी है जब मैं इसको पॉइंट ए को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। फोर्थ पॉइंट, अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई जो कि हमारे कंपैटिटर ने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई। इट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट सी। इसका मतलब एक और नई कहानी आ गई। वो किस प्रोडक्ट के बारे में थी, प्रोडक्ट सी के बारे में थी। यानी कि जो प्रोडक्ट सी हम बेच रहे थे, जो कि SE बेच रहा था, सुपीरियर एंटरप्राइज जो प्रोडक्ट सी बेच रहा था, उसका एक और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गई मार्केट में, उसके कंपैटिटर आ गया। जो कंपैटिटर ने एंड इज बीइंग मार्केटेड एट ₹3200 पर यूनिट। जो हमारा कंपैटिटर था वो हमारी जैसी ही प्रोडक्ट को 3200 पर बेचता था, एक यूनिट ₹3200 का बेचता था। द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर एंटरप्राइज इज ऑफ द ओपिनियन, सुपीरियर एंटरप्राइज के मैनेजर के ख्याल में ये था कि फ्यूचर में इट विल ऑल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सी टू ₹3500 पर यूनिट। क्योंकि कंपैटिटर आ गया। अब कंपैटिटर क्या कर रहा है, अपनी जो प्रोडक्ट बेच रहा है ₹3200 की बेच रहा है,
तो हमारे मैनेजर का ख्याल ये है कि फ्यूचर में जो हमारी प्रोडक्ट सी होगी वो 3500 की मार्केट में सेल होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट सी की भी एक कहानी है, तो प्रोडक्ट सी के ऊपर भी मैंने स्टार लगा लिया। इसका मतलब जब मैं ए को सॉल्व करूंगा तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को माइंड में रखूंगा, ठीक है, और जब मैं सी को सॉल्व करूंगा तो एडजस्टमेंट नंबर 4 को माइंड में रखूंगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को ना प्लान कर लेना है। अगर इस तरीके से चीज़ें थोड़ी प्लान हो जाएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। बी और डी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी की कैलकुलेशन सबसे आसान होगी। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं बी और डी के साथ भी डायरेक्टली, कम से कम ये नंबर तो पक्के हो ना। बाकी ए में एडजस्टमेंट है तो हो सकता है सारा एडजस्टमेंट ना हो, तो बी और डी से पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ए जितना सॉल्व होगा वहां से उतने नंबर आ जाएंगे, सी जितना सॉल्व होगा वहां से उतने नंबर आ जाएंगे। याद रखिएगा, हमने हिम्मत पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की 100% हिम्मत करनी है, 100% एफर्ट करनी है। लेकिन कहीं पर अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाए तो थोड़ा सा वहां पे सोचें कि वहां से बाहर कैसे आ जाए। कोई ना कोई रास्ता एग्जामिनर ने दिया होगा, कोई ना कोई रास्ता अवेलेबल होगा। अगर नहीं रास्ता मिल रहा उस वक्त तो उसको वहीं पे छोड़ देना और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर देना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की बजाय, सॉल्व करने से पहले ये तो क्वेश्चन सारा आपने रीड आउट कर लिया, और क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है उससे पहले रिक्वायरमेंट कम से कम 2 मरतबा पढ़नी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही आपको बताएगी कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। ये रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन का स्टार्ट भी बता रही होती है और क्वेश्चन का एंडिंग पॉइंट भी रिक्वायरमेंट बता रही होती है। क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है ये क्वेश्चन बता रहा होता है। स्टार्ट कहां से करना है ये आपको हिंट कहां से मिलेगा, रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलें जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट दिसंबर 31, 2007। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए 31 दिसंबर में, यानी कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, अब यहां से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? यहां पर आ जाए जरा। जिस बच्चे को ये लिंक करना आ गया, हर सवाल में इतना सोचना आ गया, यकीन करें उसके लिए सवाल को 80% तक सॉल्व करना, 90% तक सॉल्व करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। 10% भी डिफिकल्टी लेवल रहता है। रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। आपको पता है ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर होती है। ये क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यू होता है? हमें पता है ये लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उस पर वैल्यू हो रही होती है। फिर फर्दर यहां से अगला स्टेप क्या? इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए और मुझे क्या चाहिए? एनआरवी चाहिए। फिर इन दोनों का मुकाबला करूंगा, दोनों में से जो लोअर होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आप टोटल में चल सकते हैं, इसको टोटल पे भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप पर यूनिट के साथ चलना चाहें तो ये पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लें और एनआरवी भी पर यूनिट में कैलकुलेट कर लें, दोनों का कंपेरिजन कर लें। ठीक है, इससे अगली बात, अच्छा जी, इससे नेक्स्ट बात ये है कि अगर हमने कॉस्ट टोटल में लेके चलना है, टोटल में लेके चलना तो कैसे बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक किस में चाहिए? यूनिट्स में चाहिए। मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट पर यूनिट से, तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे ऑनवर्ड आगे ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये दो तरीके से फर्दर आ सकती है। या तो हमें पता है ये FIFO से आएगी, या तो हमें पता है ये FCO से आएगी। ठीक है, या तो कॉस्ट पर यूनिट FIFO के तरीके से आ रही होगी, या तो ये FCO के तरीके से आ रही। और ये कॉस्ट पर यूनिट अगर हमें सिर्फ चाहिए हो, क्योंकि मेरे पास दो तरीके हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, वैल्यू करने के, या तो टोटल के साथ मूव कर लूं या तो पर यूनिट के साथ मूव कर लूं।
अगर कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, या तो ये FIFO से आ जाएगा या तो ये FCO से आ जाएगा, इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। और फिर NRV आ गया, हमें पता है NRV है क्या, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो ये हमारे पास पूरा प्लान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये तो चीज समझा रहा था तो इस वक्त इतनी देर लगी, वरना चीजें हमें अगर क्लियर होंगी, प्लान बना होगा, हम डायरेक्ट टू द सॉल्यूशन पे चल जाएंगे। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए हम दो चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हमारे पास आ जाए NRV पर यूनिट, अगर NRV पर यूनिट पर कैलकुलेट कर ले और कॉस्ट को भी मैं ले जाऊं पर यूनिट पर, कॉस्ट भी पर यूनिट, अगर टोटल पर चल सकते हैं टोटल के साथ भी हम मूव कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, NRV पर यूनिट, इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी। यहां पर आ जाएगी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों की लोअर अमाउंट से यहां पर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, इसके लिए दो चीजें चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स क्या हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे क्लोजिंग यूनिट्स और यहां पर हमारे पास आ जाएंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए को सॉल्व करते हैं, फिर बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ए के हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स कितने आ रहे हैं, जो ए की क्वांटिटी ओपनिंग है वो हमारे पास 30 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 30। तो क्लोजिंग यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान। क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करने के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस जितने यूनिट सेल कर दिए, सोल्ड कर दिए, तो यहां पर हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए के ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, 30। खरीदे कितने, 360 खरीदे, और बेचे कितने, सेल कितने किए, 350 सेल कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पर आगे ओपनिंग के 30 यूनिट्स आ गए, परचेज कितने किए, 360 परचेज किए, माइनस सेल कितने किए, 350। तो यहाँ से हमारे पास क्लोजिंग के यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास। इनको सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग के यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे 40। तो ये 40 हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ गए, ठीक है जी। अब मुझे इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, बड़ा आसान, ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है आपके माइंड में, अगर इसके अलावा कोई फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करनी है, इन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट लिखनी है। तो क्योंकि मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा, वो जो टोटल कॉस्ट होगी वो यूनिट प्रोड्यूस की होगी। किसकी होगी, यूनिट्स प्रोड्यूस की होगी। अब देख रहे हैं यूनिट प्रोड्यूस की कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट इस ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट क्या होगी और इस 360 कॉस्ट की होगी। सिर्फ हमें ये दोनों चाहिए, इस सेल की कॉस्ट नहीं चाहिए, यूनिट प्रोड्यूस की कॉस्ट चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, और ऑब्वियस बात है ये यूनिट प्रोड्यूस होकर सेल हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ओपनिंग 30 यूनिट की कॉस्ट क्या है, 60,000। तो इस 30 की कॉस्ट मेरे पास क्या आ गई, 60,000 आ गई, प्लस जो 360 यूनिट परचेज किए, ये कितने के खरीदे, 810 के खरीदे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 810,000, ठीक है। यहां तक डन। ये ओपनिंग की कॉस्ट आ गई और ये परचेजेस की कॉस्ट आ गई। तो फिलहाल यही टोटल कॉस्ट होती अगर फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना होती। तो याद रखिएगा, हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ये देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। तो याद रखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में और कॉस्ट ऑफ स्टॉक में फर्क होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस पर होती है, कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक चाहिए तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला होता है परचेजेस कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट
प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस बाकी सारे खर्चे, गुड्स को सप्लायर से खरीदने से लेकर गोडाउन तक लाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बनेंगे। तो मुझे ये टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट में ये ओपनिंग भी आ गया, परचेज की कॉस्ट भी आ गई। क्या फर्दर कोई कॉस्ट इंकर हुए हैं इन यूनिट्स को खरीदने के लिए? बिल्कुल इंकर हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में रिफंडेबल ड्यूटीज आपको पता कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज कॉस्ट का हिस्सा बनती है। तो नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज कितनी है? 90,000। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 90,000 जो कि नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज हैं, प्लस एक और ये ट्रांसपोर्टेशन भी तो खर्चा किस वजह से आया? ये चीजें खरीदने की वजह से आया। तो कितनी चीजें खरीदी? 360। तो 360 को खरीदने के लिए एक यूनिट पर कितने पैसे खर्च करने पड़े? 100। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 36,000 यहां पर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट। यहां पर ये मेरे पास टोटल कॉस्ट बनेगी और ये जो टोटल कॉस्ट बनेगी बन जाएगी 996,060 996,060 ये मेरे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखें टोटल कॉस्ट भी आ गए, यूनिट्स भी आ गए, तो क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट यहां से कैलकुलेट हो सकता है। तो कैसे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स को, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स कर लेते हैं हम। कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 996060। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 996060, ये कॉस्ट आ गई। अब यूनिट कौन से लेने हैं? इन ये जो जिन यूनिट्स की ये कॉस्ट है वही यूनिट्स लेने हैं। ये जो कॉस्ट है ये किन यूनिट्स की है? ये इन यूनिट्स की है। तो जो यूनिट्स भी लूंगा वो सिर्फ ये दोनों लूंगा। तो 360 प्लस 30 किया तो कितने यूनिट्स बने? 390। तो इसको इससे डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गया 2554। आंसर क्या आ गया? 2554। तो ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब क्या रह गया? एनआरवी पर यूनिट। फिर इन दोनों का पर यूनिट पर मुकाबला करूंगा और विच एवर इज जो लोअर होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा इन क्लोजिंग यूनिट से, तो फिर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। डन। अब देखते हैं ए की एनआरवी में, और हमने कहा था कि ए के ऊपर स्टार लगाया हुआ है कि ए की एनआरवी में कोई ना कोई मसला था। पॉइंट नंबर 3 में क्योंकि कुछ यूनिट डैमेज हो गए, और जब यूनिट डैमेज होंगे तो अब वो क्या होंगे? ओरिजिनल प्राइस पर नहीं सेल होंगे बल्कि वो 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पर सेल होंगे। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ए में 25% यूनिट डैमेज हो गए। डैमेज यूनिट्स कितने हैं? 25%। इसका मतलब 75% गुड यूनिट है। याद रखिएगा अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ यूनिट डैमेज हो गए तो अब किस तरह से हम इनकी वैल्यूएशन करेंगे कि कॉस्ट कौन सी लें और एनआरवी कौन सी लें? तो इसका एक आसान तरीका ये है और जो लॉजिकल भी है कि अगर क्वेश्चन में डैमेज गुड्स आ जाएं तो डैमेज गुड को नॉर्मल गुड से अलग कर लो। जब हम डैमेज गुड को नॉर्मल गुड से अलग करेंगे तो डैमेज की एनआरवी को अलग कर लें, ठीक है, और उसको कॉस्ट से कंपेयर कर लें, और जो गुड यूनिट है उनके एनआरवी को अलग कर लें। तो दोनों की हम क्या करेंगे? एनआरवी अलग करेंगे, क्योंकि 25% जो अब सेल होगा वो 60% पर सेल होगा, वो 100% पर सेल नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब हमें क्या चाहिए? ए की सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए। तो ए की सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल प्राइस पर यूनिट, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें सेल कितनी है? 101500, यूनिट्स कितने हैं? 350। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी 2900। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ गई? 2900, ठीक है। ये जो 2900 हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आए, तो क्या ये चीज़ें बेचनी है? चीज़ें बेचनी है ना? क्या इन चीज़ों को बेचने के लिए कोई खर्चा भी हुआ? बिल्कुल। इन चीज़ों को बेचने के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ था? कैरिज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग कॉस्ट कितनी? 150। ये 150 किस पर है? एक यूनिट बेचने पर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम कंपनीज गो डाउन टू द कस्टमर प्रेमिसेस आर अप्रोक्सीमेटली ₹150 पर यूनिट। एक यूनिट बेचने के ऊपर क्या है? 150 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इसलिए हम पर यूनिट पर पहले ही थे, तो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे सेलिंग कॉस्ट, माइनस कर देंगे सेलिंग कॉस्ट जो कि कितनी है? 150 है।
तो ये 150 हमने माइनस किया तो ये हमारे पास NRV आ गया। लेकिन ये जो NRV है ये गुड्स यूनिट की है, ये जो NRV है ये किसकी है, गुड्स यूनिट की, डैमेज की नहीं है। तो 2900 में से 150 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2750, आंसर आ जाएगा 2750। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए में हम ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ए की कैलकुलेशन करें और इसमें कुछ डैमेज भी हैं, और जो डैमेज की NRV होगी उसने कहा जो गुड्स डैमेज हो गए अब वो 100% पर सेल नहीं होंगे बल्कि 60% पर सेल होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक नई NRV निकालेंगे डैमेज गुड्स के लिए। तो अब उसकी सेल प्राइस पर यूनिट क्या होगी, सेल प्राइस पर यूनिट क्या होगी, 2900 का 60%, ठीक है। ये डैमेज गुड्स की NRV आ रही है। तो 2900 का 60% क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा 1740। तो यहाँ पर आ जाएगा 1740। ऑब्वियस बात है जब डैमेज गुड्स को भी बेचेंगे तो अगेन ये 150 वाला सेलिंग एक्सपेंस आ रहा होगा। तो सेलिंग कॉस्ट दोबारा आ गई 150, क्योंकि जब डैमेज गुड्स को 1740 का बेचूंगा उसमें भी तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ना, तो वो कितने लगेगी, तो हम अज्यूम करेंगे ये वाली लगेगी, क्योंकि इसके अलावा इसकी सेलिंग कॉस्ट क्या है सेपरेटली बताई नहीं है, तो फिर हम यही वाली इस्तेमाल करेंगे। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो डैमेज की NRV आ गई 1590। तो जो डैमेज गुड की NRV आ गई हमारे पास 1590, ये हमारे पास 1590 डैमेज गुड की NRV आ गई, ठीक है। अब कंपैरिजन का वक्त आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था ए का, 40। इसका मतलब ये 40 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो हिस्से हो गए, 25% तो डैमेज था और 75% तो गुड्स थे, ठीक है जी। तो 25%, 40 का 25% ले लेंगे, ठीक है, तो डैमेज आ जाएगा और 75% से गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने डैमेज की निकालनी है NRV, डैमेज की वैल्यूएशन करनी है, तो देखें कॉस्ट पर यूनिट क्या है 2554 और डैमेज क्या है 1590। तो इन दोनों में से लोअर कौन है, इन दोनों में से लोअर कौन है, इन दोनों में से लोअर ही है। तो इसका मतलब जो डैमेज रिकॉर्ड होगा वो 1590 पर रिकॉर्ड होगा, 2554 पर ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो डैमेज को हम कैसे पर रिकॉर्ड करेंगे 1590 पर। तो डैमेज 40 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय दिस 1590। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी इसकी अब आ जाएगी 76620, वो अमाउंट आ जाएगी 76620, 76620 आ जाएगी। और अगर हम गुड्स यूनिट को रिकॉर्ड करने की बात करें 40 का 75%, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय ये गुड्स यूनिट की कॉस्ट है और ये गुड्स यूनिट की NRV है। अब बताएं इन दोनों में से लोअर कौन है, तो अब इन दोनों में से कॉस्ट लोअर है, तो जो गुड्स यूनिट रिकॉर्ड होंगे 2554 पर रिकॉर्ड होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2554, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाएगा 15900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15900, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की इन 40 गुड्स की, जो कि हमारे पास दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 92520, 92520। तो ये हमारे पास ए का आंसर इस तरह से सारा आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं बी को। बस ए मुश्किल था क्योंकि 4 प्रोडक्ट हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन आसान बन जाता है क्योंकि हमें सेम स्टेप्स ये रिपीट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशन थी किसके लिए, ए के लिए। अब हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे बी के लिए, ठीक है। ये जल्दी से नोट कर लें ये वाला हिस्सा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा रेज करना है, यहाँ पर फिर हम बी लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए बी पर आ जाए। चलें जी, बी के लिए जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने बचे बी के लिए। तो ये हमारे पास एक ही कैलकुलेशन आ गई थी, ठीक है। तो देखते हैं बी के लिए क्लोजिंग कितने बचे। ओपनिंग 60 प्लस 780, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 780। बेचे कितने 800 बिक गए, 800 सेल कर दिए। क्लोजिंग कितना बच गया
क्लोजिंग बच जाएगा इसमें भी 40 बच गया। क्लोजिंग कितना बच गया इसका? 40 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लिखनी है इनकी कॉस्ट, तो इस 60 के कॉस्ट लिखेंगे। 60 के कॉस्ट क्या? 90,000 और 780 कॉस्ट 1560, तो दोनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा। तो 90,000 प्लस 1560 000, तो ये 90,000 इस ओपनिंग की कॉस्ट आ गई और ये 1560 इस 780 कॉस्ट आ गई। इसके अलावा कॉस्ट, बिल्कुल इसके अलावा कॉस्ट भी है। नंबर 1 इज नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ 150,000 ये आ जाएगा और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐड कर देंगे 150,000 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹100 पर यूनिट, तो बी के कितने यूनिट्स कितने? 780, तो 780 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 78,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 78,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास 78,000 आ जाएगा और इन चारों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1878240, 1878240। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई और इन कॉस्ट के यूनिट्स क्या हैं? ये 2 यूनिट्स हैं। इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। तो 1878240 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट्स बन जाएंगे हमारे पास 840 और यहाँ से जो पर यूनिट हमारे पास कैलकुलेट होगा वो पर यूनिट होगा 2236। तो ये हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक कैच ये है, ये अगर आप जज कर लें कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हम कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये जो 780 आया ये 60 प्लस 780 से क्यों आया? हम इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर भी देखें ओपनिंग की कॉस्ट प्लस परचेजिंग की कॉस्ट को भी ऐड क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इन सारी कॉस्ट को 780 से क्यों नहीं डिवाइड कर ले? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया इसमें उसने जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बताई उसने ये नहीं क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि जो वैल्यूएशन आप लोगों ने करनी है ये FIFO से करनी है या EFCO से करनी, नहीं क्वेश्चन में बताया हुआ। और अगर ये क्वेश्चन में नहीं पता हो कि किससे वैल्यूएशन करनी है तो बाय डिफॉल्ट EFCO यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट EFCO यूज करते हैं। और EFCO आपको पता है एक एवरेज रेट है, तो EFCO जब कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग प्लस परचेजेस कॉस्ट को भी ऐड करते हैं और उनके यूनिट्स को भी ऐड करते हैं। तो दैट्स वाई कॉस्ट पर यूनिट में ओपनिंग और परचेजेस की कॉस्ट भी आ रही है और यूनिट्स में ओपनिंग और परचेजेस की यूनिट्स भी आ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन FIFO का होता तो यहाँ पर ओपनिंग ना आ रहा होता, यहाँ पे ओपनिंग के यूनिट्स ना आ रहे होते। हाँ, जो क्लोजिंग बचता वो परचेजेस में ही से ही बचता, तो कॉस्ट जो हम लेते वो ओपनिंग वाली ना लेते, सिर्फ परचेजेस वाली कॉस्ट लेते और यूनिट्स भी परचेजेस वाले यानी कि 780 लेते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है? NRV पर यूनिट। तो NRV पर यूनिट बड़ी आसान, सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20 को 800 से डिवाइड कर देंगे तो 2080 डिवाइड बाय 800, तो सेल प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी बी की हमारे पास 2600। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2600, ठीक है। और जब इस 2600 को बेचेंगे तो आपको पता है 150 का सेलिंग एक्सपेंस तो आना ही आना है हर एक में, वो तो कॉमन ही है। तो सेलिंग एक्सपेंस जो आएगा वो हमारे पास 150 का आ जाएगा। तो ये हमारे पास NRV आ जाएगी बी की जो कि 2450 आएगी, 2450। अब ये कॉस्ट है और ये हमारे पास NRV है, तो इन दोनों में से लोअर कौन है? इन दोनों में से लोअर कॉस्ट है। इसका मतलब जो वैल्यूएशन होगी वो हमारे पास कॉस्ट पर होगी, ठीक है जी। क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? 40 और इन दोनों में से लोअर ये है, तो जो वैल्यूएशन होगी 40 मल्टीप्लाई बाय 2236 पर होगी। तो बी के हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी 89440। तो ये हमारे पास इस तरह से बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब रह गया सी, जिसके ऊपर एक हमने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि उसकी एक एडजस्टमेंट है जिसका ताल्लुक 4 से।
चलो जी सी के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। जब हम सी को कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग यूनिट्स कितने सी के 40 और परचेज कितने की है 560 और बेचे कितने हैं 580। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सी का वो मेरे पास आ जाएगा 20। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20। तो ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया सी का। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस 40 की कॉस्ट क्या है 120,000, ये आ जाएगा 120,000। और जो 560 यूनिट खरीदे इनकी कॉस्ट क्या ही 1820 आ जाएगा 1820,000। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 है, यूनिट्स कितने खरीदे सी के 560, तो 560 इंटू 100 करेंगे तो 56,000। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारे पास 56,000। और नॉन रिफंडेबल टैक्स 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ से आ गया नॉन रिफंडेबल टैक्स। तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी सी की 2196,000 2196,000। तो 2196,000 तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ही आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो इस कॉस्ट को इन दोनों से डिवाइड करूंगा क्योंकि एवरेज लेना है, क्योंकि एफ को मेथड है बाय डिफॉल्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए 2196,000 डिवाइड बाय इन दोनों को जमा कर लें 560 प्लस 40 तो हमारे पास आ जाएगा 600। तो 600 से हमने डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 3660 3660। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब एनआरवी कैलकुलेट करनी है तो एनआरवी के लिए वो ये कह रहा है कि देखें जब हमारा कंपैटिटर आया, कंपैटिटर वो चीज़ें कितने की बेच रहा है 3200 रुपये की बेच रहा है। हम इस वक्त एग्जिस्टिंग हम कितने की चीज़ें बेच रहे हैं 2320,000 को अगर हम 580 से डिवाइड करें तो सेलिंग प्राइस बनती है 4000। हम 4000 की बेच रहे हैं, यानी कि मैं प्रोडक्ट से 4000 की बेच रहा हूँ। मेरा कंपैटिटर आया, मेरा कंपैटिटर ये 4000 वाली चीज़ मार्केट में कितने की बेच रहा है 3200 रुपये की बेच रहा है। ऑब्वियस बात है अगर मैं 4000 पर रहूँगा तो मार्केट लूज करूँगा, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। ठीक है, तो मुझे प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। तो हमारे मैनेजर ने कहा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इतनी भी लो क्वालिटी नहीं है या इतनी भी डी फेम नहीं है कि हम भी 3200 रुपये के पे आकर बेचें। हमारा कस्टमर लॉयल्टी है, हमारी प्रोडक्ट की एक ब्रांड लॉयल्टी है। तो हमारी ये जो 4000 वाली प्रोडक्ट है ना, हम ये एक्सपेक्ट करें ये 3500 रुपये की बिक जाएगी। तो अगर हमें ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा वो 3500 का होगा, यानी कि पहले हम 4000 की चीज़ बेचते थे, हमारा कंपैटिटर कितने की बेच रहा है 3200 की, तो बेचता रहे 3200 रुपये की। हमें कितना एक्सपेक्टेड है यहाँ से रेवेन्यू आ सकता है 3500 पर यूनिट पर रेवेन्यू आ सकता है। इसका मतलब अब जो हम अपनी सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करेंगे वो 4000 पर नहीं करेंगे। इस कंपैटिटर के आने की वजह से जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी वो अब 3500 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो एनआरवी पर यूनिट पर कैलकुलेट होगी अब वो ओल्ड पर नहीं होगी। कंपैटिटर के आने की वजह से वो सेलिंग प्राइस हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। तो जो हमारी रिवाइज सेल प्राइस पर यूनिट होगी वो 3500 होगी, 4000 नहीं होगी। और ऑब्वियस बात है जब चीज़ें बेचूंगा तो सेलिंग एक्सपेंस तो आ ही रहा होगा, वही वाला 150 जो आ रहा होता है। तो 150 क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एनआरवी प्रोडक्ट सी की जो कहती है जो आती है 3350। ये कितने आ गई 3350। तो अब देखें इन दोनों का मुकाबला करें, कॉस्ट कितने पर यूनिट पर 3660 और एनआरवी पर यूनिट पर कितनी है 3350। विच एवर इज लोअर, तो आज एनआरवी लोअर है। इसका मतलब ये जो 20 रिकॉर्ड होगा ये 3350 पर रिकॉर्ड होगा। तो कर लेते हैं रिकॉर्ड इसको। क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 20, एनआरवी पर यूनिट कितनी है लोअर 3350, इनको मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,000। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,000। तो ये हमारे पास 67,000 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये पास हमारे पास था प्रोडक्ट सी, बाकी प्रोडक्ट डी रह गया, वो कंपैरेटिवली आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। डी में आ जाए, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, ओपनिंग यूनिट्स 80, कितने खरीदे 600
और कितने बेचे 350, तो ओपनिंग कितने 80, खरीदे कितने 600, बेचे कितने 350, तो क्लोजिंग कितना आ गया हमारे पास, तो क्लोजिंग यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 330, तो क्लोजिंग आ जाएगा 330, ये 330 क्लोजिंग आएगा। अब इसकी करते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन में नंबर 1 इस ओपनिंग और परचेजेस कॉस्ट, 80 के कॉस्ट 2 लाख आ गई और 600 कॉस्ट 1650, तो इन दो कॉस्ट को तो पहले जमा करें ना, तो 2 लाख ओपनिंग की कॉस्ट आ गई और 600 यूनिट जो खरीदे हैं, 600 यूनिट जो ये खरीदे हैं वो 1650 है, 1650,000 प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्स नहीं है, डी का नॉन रिफंडेबल टैक्स नहीं है, कोई मसला नहीं, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने यूनिट्स खरीदने के लिए 600 यूनिट खरीदने के लिए, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 60,000। तो नॉन रिफंडेबल टैक्स कोई भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60,000 आ गया। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 1910 120 ये कॉस्ट आ गई। ठीक है, और इस कॉस्ट के यूनिट्स कौन से होंगे, सिर्फ यही दोनों यूनिट्स होंगे, तो इस कॉस्ट को इन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1910,120 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 80 680, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास यहाँ से आ गया 2809 ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। और अगर हम इनकी एनआरवी की बात करें तो एनआरवी ये है, सेल प्राइस कितने हैं 1155,000 डिवाइडेड बाय 350, तो सेल प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी हमारे पास 3300, तो सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, सेल प्राइस पर यूनिट 3300, और बेचना कितने का सेलिंग कॉस्ट 150, तो एनआरवी कितनी आ जाएगी हमारे पास 3150, तो ये एनआरवी आ जाएगी 3150, विच एवर इज लोअर कॉस्ट लोअर, तो इसको 330 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। ठीक है, कैसे 330 मल्टीप्लाई बाय 2809, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी हमारे पास 926970, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जब हम एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। ठीक है, उसमें आपका परपेचुअल सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको नोट करना नोट कर लें, फिर हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है क्वालिटी लिमिटेड का स्प्रिंग 10। ठीक है जी, ऑटम 10 है और क्वालिटी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर ये 2 डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। ठीक है, पॉज कर दें वीडियो।